साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज़ की न्यू क्लासेस बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों यहाँ मैं शुरू करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लासेज हैं आपके लिए बिल्कुल बेस से, यानी जीरो से लेकर हम ऊपर तक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ना तो बीच में से शुरू की जा सकती है ना लास्ट में से। उसको अगर हमें पढ़ना है, हमें समझना है, तो हमें उसको जो बेसिक है वो सारे क्लियर करने होंगे। क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट है वो यही कहते हैं कि मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई या मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है। तो अगर उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो इसका मतलब उनकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है वो गलत है या उनके बेस क्लियर नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि इसका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बिल्डिंग की तरह है और उस पर चढ़ने के लिए आपको एक सीढ़ी की ज़रूरत होगी जो हो इसके बेसिक प्रिंसिपल है। जो इसकी बेसिक प्रिंसिपल है वो एक सीढ़ी की तरह है। अगर हम सीढ़ी वाइज अगर चढ़ते हैं तब तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट समझ में आती है, वरना अगर हम बीच में से पढ़ना चाहेंगे तो हम मुँह के बिल धड़ाम से गिरेंगे और हम यही कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में नहीं आई या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे काम की नहीं है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमज़ोर है etc। तो इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए यहाँ बेस से शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो दोस्तों जो कार्बन और हाइड्रोकार्बन इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोकार्बन, अब दो नए वर्ड आ गए, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन। तो इनका अध्ययन ही कार्बनिक रसायन है। एक बार के लिए आप इन दोनों को बस याद कर लो। तो पर उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास कि ये शुरू कहाँ से हुई। तो दोस्तों बात है 1720 की। कब की? सन 1720, ठीक है। तो इस समय एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था उनका? बर्जीलियस। यानी ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ जीव अपने शरीर के अंदर ही बना सकते हैं। यानी क्या सिद्धांत दिया इन्होंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कहाँ होगा? निर्माण कहाँ होगा? सिर्फ जीवों के अंदर, जीवों के अंदर। यानी कि किसी भी अकार्बनिक पदार्थ से हम इसका निर्माण नहीं कर सकते, प्रकृति ही इसका निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि भाई जो प्रकृति है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करेगी, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई भी नहीं बना सकता। तो फिर यह सिद्धांत कहलाया जैव शक्ति, जैव शक्ति का सिद्धांत। या मैं अगर आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बताऊं तो वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कह रही है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ जीवों के अंदर ही बनते हैं, इनको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। यानी कहाँ नहीं बना सकते इनको? प्रयोगशाला या लैब में हम इनका निर्माण नहीं कर सकते, इनको सिर्फ हम जीवों के अंदर ही बना सकते हैं। तो 1720 में ये बात कही गई और क्या कहा कि जीवों के अंदर ही बन सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1828 में अब एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। ज्यादातर अगर शॉर्टकट में तो वॉलर ऐसे करके बोलते हैं, वो आए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमोनियम आइसोसाइनेट लिया, यानी ये उन्होंने लिया और इसको गर्म किया और इससे यूरिया बना दिया। क्या बना दिया इससे? यूरिया। यानी ये एक कार्बनिक पदार्थ है और इससे क्या बना दिया उन्होंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो बर्जेलियस की जो जैव शक्ति का सिद्धांत था उसका क्या हो गया, खंडन हो गया। यानी अब इसका खंडन हो गया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है, प्रयोगशाला में हो सकता है, या मैं यूं कहूं तो हम इनको कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं। तो 1828 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। यानी मैं यूं कहूं तो इससे पहले क्या था कि भाई 1720 तक यही बात थी कि भाई सिर्फ ये जैव शक्ति का सिद्धांत है और इसको कोई नहीं बना सकता। फिर 1828 में जब फ्रेडरिक ओलर आए और उन्होंने कहा कि हम अमोनियम आइसोसाइनेट से यूरिया बना सकते हैं, उन्होंने बनाया और हमें ये पता चला कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। यानी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 300 साल पुरानी है, ये नया सब्जेक्ट ही है, 300 साल पुरानी ही है। और फ्रेडरिक ओलर ने इसकी शुरुआत की और यहाँ से फिर सिलसिला चल पड़ा कार्बन और हाइड्रोकार्बन के अध्ययन का। अब हम चलते हैं कार्बन पे सबसे पहले और फिर चलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन पे। तो जो कार्बन है और जो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, यानी एक बात और हमेशा याद रखें कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन, इनसे जो संबंधित जितने भी पदार्थ हैं वो ही कार्बनिक पदार्थ है, परंतु उनके साथ सदैव कार्बन और हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन, उसके बाद चाहे उस जो कंपाउंड उसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या हेलोजन हो, तो वो क्या है, कार्बनिक है। लेकिन अगर कार्बन है और हाइड्रोजन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। जैसे मान लो मैं बोल दूं भी CO2, आप कहोगे भी सर इसमें तो कार्बन है और ऑक्सीजन भी है तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, इसमें हाइड्रोजन नहीं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है, यानी ये तो चाहिए ही, ये दोनों होंगे तो ही वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ये बात गांठ बांध लो कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन तो चाहिए ही। हाँ, उसके बाद चाहे कुछ भी हो, उसके बाद जैसे कि जैसे मान लो ये है, ये कार्बनिक और ये कार्बनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये नहीं है, ये कार्बनिक नहीं है क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट है, कार्बन, कार्बन नहीं है। यानी कार्बन हाइड्रोजन का होना मस्ट है, ये दोनों होंगे तो ही वो क्या होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, चाहे कोई से उठा लो। तो वापस जल नहीं है, जो वाटर है H2O है वो नहीं है क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है ये नहीं है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन नहीं है। तो सीधी सी बात, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन का, और कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या कहलाए, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन का हाइड्रो और कार्बन का कार्बन, ये हो गया हाइड्रोकार्बन, सीधा सा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो बात हो गई इसकी हिस्ट्री की, और मतलब कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और कौन से पदार्थ ऑर्गेनिक है और कौन से नॉन ऑर्गेनिक है, ये तो हो गई इन पे चर्चा। लेकिन अब हम चलेंगे कि भाई अब हमें क्या है कि हमें सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं रहना, हमें इसको पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको सिंपल से सिंपल पढ़ें कि ये हमें याद रह सके। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट रटने वाला है ही नहीं, इसको सीखना है, ये सीखने वाली चीज़ है। इसको सीख गए तो अब उसके बाद क्या होगा कि मैंने कहा ना भी 1828 से फिर इसका स्टडी शुरू हो गई कि भाई नहीं यार ये चीज़ तो है, इसका अस्तित्व है, हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई फिर क्वेश्चन ये उठ के आया कि भाई जो कार्बन से, कार्बन इतने सारे ये पदार्थ क्यों बना लेता है, क्यों इतने सारे कंपाउंड का निर्माण कार्बन अकेला ही कर लेता है। तो उसका एक ही कारण है, कार्बन के श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन या इसको बोलते हैं केटेशन। यानी एक बार के लिए आप ये देख लो कि भाई जैसे
चेन बनाना, यानी क्या मतलब इसका, चेन निर्माण, यानी कार्बन का चेन निर्माण। अब कार्बन चेन का निर्माण क्यों कर रहा है, उसका कारण है कार्बन की चतुसंयोजकता, यानी चतुसंयोजकता, टेट्रावेलेंसी, यानी जो टेट्रावेलेंसी है उसी के कारण ये सब खेल हो रहा है कि भाई ये एक श्रृंखला का निर्माण कर देता है। जैसे मैं कहूँ कि CH3 CH2 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 या CH3 ऐसे करके बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी चतुसंयोजकता के कारण ये हो रहा है। अब इसकी चतुसंयोजकता कैसे है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, वो है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो फर्स्ट एस में 2, 2s में 2 और 2p में 2। तो अगर इसको हम थोड़ा ऐसे बनाएं, ड्रॉ करें, तो ये फर्स्ट एस, ये 2s और ये अपना 2p। कितने हैं 2p में, सिर्फ 2 हैं। अब एक क्या होगा कि ये थोड़ी सी एनर्जी ले लेगा और ये क्या करेगा कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा, ठीक है। तो इनमें भी एक एक हो गए, और क्योंकि एक फॉर्मूला चलता है जो आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि 2, 8, 10, 32 या 18 ऐसे करके। तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब ये है कि जो कोष्टक है KLMN, इसमें होने चाहिए 2, इसमें होने चाहिए 10, इसमें होने चाहिए 18, ठीक है। आगे से आगे ऐसे क्रम बढ़ता जाएगा, इसमें होने चाहिए 32। तो देखो इसमें 2 है, लेकिन अब इसमें चाहिए 8, तो 8 नहीं है। तो अब ये 8 को पूरा करने के लिए इसको 4 और चाहिए। अब ये 4 और चाहिए, तो या तो ये इन चारों को ही दे दे, तो इसके पास 2 रह जाएंगे और ये पहुंच जाएगा लो एनर्जी की फॉर्म में। यानी इस संसार का जो भी जीव है वो निम्नतम ऊर्जा में रहना चाहता है, क्योंकि वो एक स्थायी अवस्था है, यानी वो क्या है, वो एक स्टेबल फॉर्म है। और सबको स्टेबल फॉर्म में रहना है, किसी को भी देख लो सब कहना चाह रहे कि मैं सेटल होना चाहता हूं। वैसे कार्बन भी सेटल होना चाहता है, तो उसने क्या किया, ये अवस्था सेटल वाली नहीं है, क्योंकि जो सिद्धांत वो ये कहता है कि पूर्ण भरित या अर्धपूर्ण भरित विन्यास वाले कक्षक ही स्थायी है, बाकी अस्थायी है या वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो देखो ये भरित है, ये भरित है, लेकिन ये 2 यानी 3 चाहिए। तो इसने क्या कहा कि तू भाई मेरा ले ले, मेरे भी ये आधा हो जाएगा, तेरे भी आधा हो जाएगा, यानी मैं भी हाफ फिल हो जाऊंगा, वो भी हाफ फिल हो जाएंगे। तो ये आ गई इसकी स्थायी अवस्था, और यहां से आ गई इसकी 4। ये क्या करेगा कि अब ये क्या करेगा, यहां पे एक सहसंयोजी बंध बनाएगा। सहसंयोजी बंध क्या है कि भाई जिसके पास जाएगा, जैसे ये हो गया अपना कार्बन, ये अपना हाइड्रोजन, यानी ये अपने हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 4 है, और अपने भाई के पास भी क्या है, 4 है। तो ये कहते हैं कि अपन साझा कर लेते हैं। सहसंयोजी क्या है, एक बिजनेस है कि भाई अब ये दोनों में गिने जाएंगे, तो इसके 2 हो गए पूरे, इसके 2 गिने जाएंगे, इसके हो गए 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे हो गए ना, 2 2 2। तो यहां से बॉन्ड भी बन गया, और हालांकि मैं इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी गलत बना रहा हूं, पर एक बार समझने के लिए, तो हो गए ना 2 2 2, और ये वापस इसके गिनाएगा 2 2 2 और इसके 8, तो हो गए ना 2 8 18 32, ठीक है, हो गए भाई इसके भी 8। तो ये सिद्धांत क्या करना है कार्बन को, कार्बन ने पूरे कर लिए, तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, और वह सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध कौन सा, कि जिसमें वो साझा कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी गिने जाएंगे और कार्बन में भी गिने जाएंगे। तो ऐसे करके इसकी 4 हो गई, और ये वाला गुण भी कहलाया चेन का या कैटेशन श्रृंखलन का गुण कहलाया। तो यहां से हो गई इसकी चतुसंयोजकता। लेकिन अब ये चतुसंयोजकता का सिद्धांत किसने दिया अपने लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हमें पूछ लेते हैं कि भाई कार्बन की चतुसंयोजकता का सिद्धांत किसने दिया, तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि भाई कार्बन की चतुसंयोजकता का सिद्धांत किसने दिया। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है केकुले। क्या नाम है उन वैज्ञानिक का, केकुले। एक केकुले हुए, हाँ उनका नाम ऐसा ही है, क्या नाम उनका, केकुले।
और उन्होंने दिया कि भाई कार्बन की चतुसंयोजकता का सिद्धांत किन्होंने दिया? चतुसंयोजकता का सिद्धांत किसने दिया? केकुले ने। अब क्या कह रहे हैं केकुले भाई साहब? केकुले कह रहे हैं कि भाई कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है साहब, और ये क्या रहता हमेशा? सहसंयोजी बंध बनाता है। वही बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। यह हो गया केकुले का सिद्धांत। अब ये तो हो गया केकुले का सिद्धांत कि भाई संयोजकता इसकी 4 होती है और ये हमेशा चतुसंयोजी अवस्था में ही रहता है। लेकिन एक बात आई कि भाई यहां पे आई कि भाई अब ये इसकी कौन सी, मतलब ये इसकी ज्यामिति की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो किस अवस्था में रहता है? क्वेश्चन आया कि भाई ये भी ठीक है चतुसंयोजकता में है तो हाइड्रोजन कैसे जुड़े रहते हैं? तो उस पे क्या हुआ, एक सिद्धांत आया डी ब्रेल, वैज्ञानिक हुए डी ब्रेल। कौन से वैज्ञानिक हुए? डी ब्रेल। डी ब्रेल ने सिद्धांत दिए, मतलब डी ब्रेल, इनके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले इन्होंने सुझाया कि भाई ये सारे प्लेन में रहते हैं, एक प्लेन में रहते हैं। यानी जैसे मान लो कि भाई ये कार्बन है और एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, सारे एक ही प्लेन में है, 2 इधर 2 इधर। क्या कहा इन्होंने कि भाई ये सारे एक ही प्लेन में है। तो कैसे है? प्लेनर या रेखीय क्रम में। जैसे ये कार्बन है, बस ये सीधा सीधा सा आप सोच लो कि भी ये सारे एक ही प्लेन में है। यानी अगर थोड़ा इसको देखें, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये एक ही प्लेन में, यानी कार्बन भी उसी में है, ये हाइड्रोजन, या मैं ये कहूँ कि आप यहाँ दूसरे कंपाउंड भी ले लो, लेकिन एक बार हाइड्रोजन मान लो कि भाई ये कहाँ है, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब तो ये तो हो गया पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है कि भाई जो कार्बन है वो तो ऊपर है और उसके नीचे सारे के सारे, मतलब ऐसे मान लो ऐसे, यानी कार्बन तो उनके ऊपर है और वो सारे क्या है, दूसरे जो जितने भी कंपाउंड है वो नीचे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक सिद्धांत आया, वो है चतुष्फलकीय। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ये स्ट्रक्चर है। चतुष्फलकीय में क्या है कि भाई कार्बन तो रहता है यहां, एक चला गया इसके यहां, एक चला गया इसके यहां और एक चला गया इसके यहां। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है, यानी ये भाई साहब पीछे, ये भाई साहब पीछे, ये भाई साहब पीछे, और यहां पे कोण बना 109 डिग्री का, 109 डिग्री 0.8 मिनट का। फिर यह सिद्धांत आया कि भाई कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल है। कहां से आया ये दिया था डी ब्रेल ने कि भाई इनकी जो हमेशा है कार्बन वो इसी अवस्था में रहता है अगर उसके चारों संयोजकता पूरी है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो किस अवस्था में रहेगा वो? टेट्राहेड्रल अवस्था में रहेगा। और हाइड्रोजन और कार्बन और इनके बीच में कौन सा डिग्री का कोण रहेगा? 109 डिग्री का कोण रहेगा। ये दिए डी ब्रेल ने, ठीक है। देखो शुरू से बेसिक से हम पढ़ते जा रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन और कार्बन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद कहां से आई ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई और कौन सी अवस्था में ये सदैव रहते हैं, यानी चतुस्संयोजी अवस्था में और टेट्राहेड्रल में, ठीक है। यानी
यहां तक बात करता। अब लोगों ने पूछा भाई ये कैसे है, तो जो एक होती है कार्बन विवर्तन विधि, या मैं यूँ कहूँ कि IIR, और इनके द्वारा ये सब पता करके ही फिर लास्ट में ये पुष्टि की कि भी हाँ जो कार्बन है वो सदैव टेट्राहेड्रल अवस्था में रहता है, उसकी जो पोजीशन है वो यहीं रहती है। तो अब मैं आपको ये जो संरचना है इसका भी मैं आपको पूरे एक बार विस्तृत बताऊंगा, लेकिन अलग टॉपिक आएगा उसमें। अभी यहाँ सिर्फ आप ये जान लो कि ये टेट्राहेड्रल है। चलो ये तो हो गई, लेकिन अब उसके बाद एक सिद्धांत आया, वो था संकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? संकरण का। क्या है भाई संकरण का सिद्धांत? देखो एक एक टॉपिक हम अगर शुरू से पढ़ते जाएंगे तो अब संकरण का सिद्धांत कह रहा है कि भाई समान या असमान ऊर्जा वाले कक्षकों का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग क्या है? संकरण है। और संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर ही संकरित कक्षक बनते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि हम संकरण का पता कैसे करें, उसकी ट्रिक बताऊंगा। पहले ये समझो क्या कह रहा है ये सिद्धांत कि भी समान ऊर्जा वाले या असमान ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं उनका अतिव्यापन संकरण कहलाता है, और संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर संकरित कक्षकों की संख्या होती है। ठीक है भाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 प्रकार के संकरण हमारे सामने आते हैं, sp3, sp2 और sp। इससे ज़्यादा भी होते हैं लेकिन एक बार इनको समझ लो। तो sp3 में क्या होता है कि उससे पहले आप समझो कि अतिव्यापन क्या होता है। अतिव्यापन होता है कक्षकों की ओवरलैपिंग, यानी जैसे मान लो ये कोई कक्षक है, इसके पास हम ऐसे आके फिर ऐसे कक्षकों का क्या होगा? ओवरलैपिंग हो जाएगी ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। तो ऐसे करके हमारा जो अतिव्यापन है वो 2 प्रकार का होता है, समकक्षीय और समपार्श्व, यानी एक्सियल। और क्या होता है समकक्षीय? समकक्षीय में क्या होगा कि जिस डिग्री पर ये वाला है, जैसे भी मान लो ये हमारा एस कक्षक है, और ये होगा हमारा पी एक्स कक्षक, क्योंकि पी कक्षक वो पी एक्स, पी वाई और पी जेड में रहता है। यानी कि ये भी समान, देखो समान अक्ष वाले, और हमें पता है कि जो हमारा एस कक्षक है वो सदैव ही एक्स अक्ष में ही रहता है। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। तो एस कक्षक और एस, ये अब दोनों देखो दोनों एक ही अक्ष में है, इन दोनों की कक्षक बनेगा ऐसे करके। ठीक है, यानी इनका कक्षक बनेगा ऐसे, ये वाला थोड़ा बड़ा, ये हो गया समकक्ष। अब समपार्श्व में क्या होगा कि भाई देखो मान लो ये हो गया पी वाई, और इसका अक्ष क्या है? वाई अक्ष पे, इस पे तो बन रहा है, और इधर से आया अपने पी एक्स, ये वाला। अब देखो अब ये दोनों क्या है कि ये तो है एक्स अक्ष में और ये है वाई अक्ष में। अब इन दोनों से भी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास ये भी करेंगे, लेकिन इनका सिर्फ आकर्षण होगा, और ये यहां करेंगे पाई बॉन्ड का निर्माण, और ये करेंगे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। ठीक है, देखो दो नई चीजें और सामने आ गई।
पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पहले हम क्या समझेंगे, सिर्फ संकरण को। तो हो गया समकक्षीय और समपार्श्व, समझ गए। एक ही एक्स पे अगर इनका ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो बन रहे हैं समकक्षीय, और अलग अलग अक्ष पे इनका हो रहा तो समपार्श्व बन रहे हैं। और ये कभी कभी हम इनको ऐसे भी देखते हैं, और ये एक पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए अपने अतिव्यापन या ओवरलैपिंग की बात, कि भाई ये अतिव्यापन क्या है और ये ओवरलैपिंग क्या है। अब क्या है कि भाई sp3 कैसे, देखो ये अपना कार्बन, ठीक है, और ये अपने कार्बन की फर्स्ट s में 2, 2s में 2, और ये है 2s p में 2। अब मैं यहाँ C स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि इसकी उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में क्या है 2, 1 एंड 3। ओके, चलो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। और मैं इसको बना देता हूं अलग कलर से, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई ये उत्तेजित होके आया। चलो ठीक है, हो गया ये। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो चीज हुई ये किससे बनी, संकरण से। इसने इसको 1s और 3p, कितने कक्षकों ने भाग लिया, 1s और 3p। ये 1s ने, सॉरी ये 1s ने, और ये जो p है, p में कितने हैं भाई, एक इसने दे दिया। अब इन तीन हो गए पहले उत्तेजित अवस्था में। अब ये क्या करेंगे, आपस में और आदान प्रदान कर लेंगे। ये आदान प्रदान क्यों करेंगे, अभी जो मैंने जो आपको बनाया है उसमें सारे कक्षकों का जो आघूर्ण है वो एक ही है, कि ये या तो जो इनका चक्रण आघूर्ण है, जो S है इनका, याद रखें यहाँ मैं ये बताऊंगा, जो S है इनका वो किस स्टेज में है, सारे एक में है, या तो ये +2 में घूम रहे हैं या ये -2 में घूम रहे हैं। ठीक है, एक बात के लिए याद रखो, क्योंकि ये क्वांटम जो क्वांटम संख्या है उसका पार्ट है, उसी में मैं आपको उसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी आप याद रखो, इनका S हार होगा, एक भी इनका S तो प्लस ही है। तो अब ये बॉन्ड नहीं बना सकते, ये बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि उधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन में 2 आ रहे हैं ना, इस एक कोष्ठ में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो तो +2 में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन -2 में रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि उधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन या तो माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा हो, माइनस का भी आ सकता है, प्लस के भी आ सकता है। अब ये भैया तो सिर्फ प्लस में ही है या माइनस में ही है, लेकिन अगर उधर से प्लस आ गया तो वो तो क्या करेगा, रिपल करेगा ना भाई, रिपल करेगा ना, प्रतिकर्षण करेगा, वो हटा देगा उसको। आकर्षित किसको करेगा, इससे नेगेटिव चार्ज वाले को। तो ये तो समझिए हो गई, उससे ये संकरण थ्योरी आई कि भाई ये आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। आपस में आदान प्रदान कैसे किया, मैं इसको ही ले रहा हूं। अब ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है, अब न तो इसमें आपको पता चलेगा कि S वाला कौन सा है और P वाला कौन सा, ये सारे मिक्स है। तो ये चीज ही है संकरण, कि भी आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों को मिक्स कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि S का कौन सा है, P का कौन सा है। क्यों किया उन्होंने मिक्स, क्योंकि ताकि उनके जो आघूर्ण है वो सेम है, तो वो बदल जाए, क्योंकि इनके अलग है, इनके अलग और इसका अलग है, क्योंकि ये तो कंप्लीट है ना। अब इसका एक ये गया, तो अब ये वाला तो +2 है, मान लो ये माइनस का था, अब मान लो ये दोनों प्लस के थे, तो अब ये प्लस का ये माइनस का, अब ये सारे मिक्स हो गए, इनमें ना तो कोई प्लस का ना कोई माइनस का है। अब आराम से जो भी आएगा वो यहाँ आके अपनी बॉन्ड बनाएगा। तो अब कितने कक्षकों ने भाग लिया, देखो ये हमारा S, ये हमारा P, ये हमारा P और ये हमारा P। आप सोच रहे हैं इसे क्यों बनाया, ये भैया Z वाला, ये भैया Y वाला और ये भैया हमारा X वाला। हो गए, चारों ही हो गए। तो अब ये बन गए चारों। अब ये बनेंगे कैसे, तो ऐसे करके मैं यहां लिख देता हूं। आप एक बार से इनको यही समझना कि भाई ये X अक्ष में है और Y अक्ष में। तो अब होगा 4 संकरित कक्षकों का निर्माण।
ये लो, ये 4 संकरित कक्षक, ठीक है। इनमें से जो ये वाला पार्ट है ये P का है, ये S का है। हो गए 4 संकरित कक्षक। अब यहां इनके आकृति की बात भी आती है। तो अगर sp3 है तो वो चतुष्फलकीय अवस्था में रहेंगे और उनके बीच का जो कोण है वो हमेशा 109 डिग्री रहेगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे रहेगा? ये जो सारी चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉन विवर्तन या किस फॉर्म के हैं? वो कार्बन डेटिंग, IR, SV, UV, इनसे वो पता लगा के हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि भाई चतुष्फलकीय अवस्था रहेगी, टेट्राहेड्रल और 109 डिग्री 0.8 कुछ इनके बीच में रहेगा। क्यों रहेगा? देखो मैं एक बार आपको टेट्राहेड्रल बना के दिखाता हूं। ये हमारा कार्बन, ये लो सा, और ये हमारा इसका हो गया, ये इसका कार्बन, यानी ये इसकी टेट्राहेड्रल अवस्था हो गई कि भाई ऐसे करके कितने जुड़ रहे हैं भाई? ये sp, ये भी sp है और ये भी sp, यानी s कक्षक p कक्षक। अगर अब ये हो गया sp3 स्टेज और ये कौन हो गया 109 डिग्री, यानी कितने 4। लेकिन अब उसके बाद एक अवस्था है कि भाई sp2 की। अब sp2 की क्या कहानी है? आओ वो यहां पढ़ते हैं अपन कि भाई ये हमारा sp2, यानी इसमें कितने भाग ले रहे हैं? सिर्फ एक s और 2 p, तो s और p हो गया ना sp2। 3 भाग ले रहे हैं। संकरित कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 1 2, ये 3 हो गए क्योंकि 2 तो ये ले रहा है, 1 ये पार्ट ले रहा है। इनकी भी ऐसे ही, लेकिन इनके बीच में कोण होगा 120 डिग्री का, ऐसे करके sp3 में क्या होगा? सॉरी, sp में एक s कक्षक और एक p कक्षक, यानी 1 और 2। तो कितने कोष्टक बनेंगे या कितने कक्षक बनेंगे? सिर्फ 2। यहां कितने बनेंगे? 3। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि संकरित कक्षकों, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर संकरित कक्षकों की संख्या होगी, ठीक है। और इनके बीच में कोण होगा 180 डिग्री का, ये होंगे रेखिक। अब ये इतना सा भी याद रखो। क्यों मैं संकरण या इतना विस्तृत क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, यानी मैं जहां पढ़ाना होगा वहां पढ़ाऊंगा। यहाँ सिर्फ आपको ये जानकारी के लिए, ये जो एल्कीन होते हैं उनमें रहता है जहाँ डबल बॉन्ड होता है बीच में, और ये एल्काइन में बनता है जहाँ होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ये एल्केन में बनेगा जहाँ होता है सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये जो संरचना है वो CH4 या मीथेन की होगी। अब आपको पूछ लेते हैं कि भाई बताओ संकरण का पता, तो उसकी मैं एक ट्रिक आपको जरूर यहाँ बताऊंगा, वो जरूर बताना चाहूँगा ताकि आपको ज़्यादा, क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल है पता करना। इसमें भी जो थ्योरीज हैं वो कई कई फेल हैं, लेकिन फिर भी देखो जो कार्बन है, देखो सबसे पहला जो अपना वर्ग है, ये कह रहे हैं ना अपन, यानी चौथे नंबर पे कार्बन आता है, 5वें वाले वर्ग में नाइट्रोजन आता है, छठे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, और 7वें वाले पे सदैव हेलोजन आते हैं।
ओके ठीक है भाई, आते हैं तो बस यहां से अगर ये याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हाइड्रोजन को 1 देंगे क्योंकि वो फर्स्ट वाले में सबसे ऊपर आता है ना वर्ग में। ओके अब देखो क्या है, आ जाओ CH4, तो जोड़ो इनकी वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है, इसकी है 4, इसकी है 1, लेकिन ये कितना हो रहा है। अब यहां पे हम इनको जोड़ेंगे, जो अगर ये 8 तक है, ठीक है, अप टू 8, तो 2 का देंगे। 8 से अधिक है, यानी यह मैं लगा रहा हूं तो हम 8 का भाग देंगे। और अगर 8 से लेकर 56 तक है तब, और अगर 56 से अधिक है इनका जोड़, क्योंकि ये जोड़ पे ही है, तो हम देंगे 32 का भाग। 56 से अधिक है, याद रखें अगर 8 तक है तो 2 का देंगे। 8 से यानी सॉरी 9 से 56 तक है तो 8 का देंगे भाग। और क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक में क्या करना है अपने को कि बस आप याद रखें कि हाइड्रोजन हमेशा 1 होता है। ये जो कार्बन, क्योंकि ये इनके वर्ग की है, मैं नहीं बता रहा हूँ, इनके वर्ग की संख्या है ना। तो अब जैसे मेरे को किसी ने पूछ लिया कि भाई CH4 का बताओ, ठीक है साहब, CH किस में आता है, 4 में, ये लो 4। अब इन संख्या को भी यहाँ से गुणा करना है। अगर यहाँ नीचे कुछ लिखा हो, मान लो C2 हो तो 2 हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा कार्बन 1 ही है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन का कितना है 1, इसको गुणा कर लो तो कितना हो गए, 4 और 4 8। मैंने क्या कहा, अगर 8 तक कितने का देंगे, 2 का। तो ये लो साहब कितने आ गए, 4। तो 4 में क्या होगा, यहाँ से गिनो क्या क्या होता है, Sp, Sp2 और Sp, यानी तो ये कितने, 1 और 3, यानी 1 तो S का और 3 Pk, यानी ये कौन सा हो गया, Sp3। वैसे ही ले लो NH3 का। और अगर युग्मित अयुग्मित यानी लोन पेयर है, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आता, अगर वो है तो उसको भी 1 गिनेंगे। यानी ये हो गया 5, ये हो गया 3, ठीक है, तो 8, 2 और ये हो गया Sp3, ठीक है। अब 5 क्यों गिना, वैसे तो ये इसकी 3 ही होती है, लेकिन भाई इसको भी गिनेंगे, इसलिए इसको 5 लिए। आप बोले इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि इनको गिनने की, सीधा साहब यहाँ से इसको 5 याद रखो, अपन निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, अब ये आप सोल्व करना, ये वाली ट्रिक, इसको क्या याद रखना है, और ये वाली ट्रिक की भाई हमको उनको भाग देना है। अगर ये 9 से 56 है तब तो, और 56 से अधिक है। ये हो गई संकरण की बात, यहाँ तक अपना कंप्लीट करते हैं अपन की भी संकरण की बात हो गई। और अकार्बनिक या कार्बनिक रसायन क्या है उसकी भी अपन ने यहाँ पे चर्चा कर ली। संकरण क्या है, अब उसके बाद टॉपिक उठ के आता है सबसे अच्छा वाला, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और, मजाक कर रहा है ये, और सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे हैं, कौन सा मजबूत है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कैसे बनता है, सम अक्षीय अतिव्यापन, हिंदी में, इंग्लिश में कहें तो एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है साहब, ये किससे बनता है, समपार्श्वीय ने कोएक्सियल ओवरलैपिंग से। अधिक मजबूत कौन है, सिग्मा। क्यों, क्योंकि इसमें वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जबकि यह सिर्फ एक आकर्षण का बंध है, यानी लंदन बल, वांडरवाल बल, या अपन कह दे पाइप बॉन्ड। ये क्या है, कमजोर है, ये क्या है, मजबूत है। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक बॉन्ड सदैव पाई रहेगा, एक बॉन्ड सदैव सिग्मा रहेगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि sp2 है इसको, और sp2 में क्या होगा कि अगर उस वाले जो भी साथ कंपाउंड जुड़ रहा है उसमें समकक्षीय अतिव्यापन भी होता है। और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाले भैया क्या रहेंगे,
ये वाले पाई, ये वाले पाई और ये वाले भैया सदैव सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। याद रखें ये चीज। ये हो गया अपना संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक भी मैंने बताई और सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वास्तविक शुरुआत होती है नोमेनिकल्चर से। किससे? नोमेनिकल्चर से। और वो नोमेनिकल्चर मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। उससे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे IUPAC। अब आपने बुक में दिया होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति। हालांकि पढ़ना पहले हमें ये चाहिए, फिर हमें ये चाहिए रूढ़ पद्धति यानी उनके स्रोत के आधार पर कि वो कहाँ से मिला है। जैसे फार्मिक का चिट्टी के आसवन या इसको उबालने से मिलता है फार्मिक एसिड यानी HCOH, तो इसको अपन बोलने लगे फार्मिक एसिड। जब लेकिन अब आपको पता ही नहीं कि फार्मिक एसिड क्या है। ये सब चीजें आपको पता चलेगी IUPAC नोमेनिकल्चर से। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। पढ़ना तो सबसे पहले ये चाहिए, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिगिनर है जिसको पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABC क्या है, उसको सबसे पहले IUPAC पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो IUPAC पढ़ेगा तो उसको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम याद होंगे कि भाई मेथेन क्या। अब जैसे जो मेथेन है वो रूट में भी वही नाम है और IUPAC में भी उसका वही नाम है। तो और इन्हीं के साथ हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, कैसे इनका एडिशन होता है, ये हम पढ़ेंगे। इनकी भी अलग क्लास लेके पढ़ेंगे क्योंकि मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर होंगे। तो मैं आपको जाते जाते यही कहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम लिंक करके पढ़ें, लिंक करने से मेरा कहने का मतलब है कि जो एल्केन है वो मान लो एल्कोहल है। अब एल्कोहल से कई बार एल्कीन बनते हैं। या मैं चलो आपको सीधा सीधा लेता हूं, साबाती-सैंड्रेन से एक रिएक्शन होती है, एक बार के लिए आप सुन लो। उस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्कीन और एल्काइन से एल्केन का निर्माण होता है। सुने तो अब अगर हम प्रिपरेशन की मेथड में चले एल्केन की में, तो साबाती-सैंड्रेन रिएक्शन लिखेंगे और उसमें हम कहेंगे कि एल्कीन और एल्काइन के अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है निकिल और पैलेडियम की 375 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो साबाती-सैंड्रेन रिएक्शन कहलाती है। और उसमें क्या बनता है, एल्कीन से या एल्काइन से क्या बनता है, एल्केन। तो अब देखो ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन की मेथड, लेकिन ये इनकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन को हमने याद किया और उससे क्या हो गया, दो चीजें हमें याद हो गई। तो लिंक करके पढ़ो, रटने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं अधिकतर स्टूडेंट्स को कि वो किताब लेकर रट्टा मार रहे हैं, एल्केन की रिएक्शंस रट रहे हैं, एल्कोहल की रिएक्शंस रट रहे हैं। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ो। मैं कह रहा हूँ सीढ़ी की तरह चढ़ोगे, ऊपर जाओगे, जल्दबाजी करोगे, एक स्टेप भी मतलब जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, ठीक है। चप्पल घिसने से बचाने वाली बात है कि साथ आप अगर 3 सीढ़ियां एक साथ करें तो आपका पजामा बढ़ जाएगा। वही वाली बात इसमें कि भाई अपने को सीढ़ी वाइज ही चढ़ना है, आराम से। मैंने आपको यहाँ संकरण तक बताया, एक बार उसको आराम से अपनी बुक्स में रिवीजन कीजिए। उसके बाद में अगर कोई टॉपिक रह भी गया होगा तो मैं अगले में बता दूंगा। लेकिन नोमेनिकल्चर इसका मस्ट है क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है, और उसमें ये आना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले ये इसीलिए पढ़ाऊंगा कि बिगिनर के लिए IUPAC जरूरी है, क्योंकि इसने बहुत अच्छी तरीके से देखा। मैं आपको पहले बता दूंगा कि यहाँ से मेथेन मिलता है, यहाँ से एथेन मिलता है। आपको पता ही नहीं कि मेथेन क्या एथेन क्या, वो ये बताएगा, IUPAC बताएगा आपको कि मेथेन क्या है, एथेन क्या है, एथीन क्या है। तो इस प्रकार मैं मेरी क्लास को यही समाप्त करता हूँ। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।